Bismillahirrahmanirrahim. Let's start the topic with the sources of finance. The chapter we started is called the business finance, the amount of money which is invested for the short term and the long term. We already studied in the last lecture the sources of internal finance. Internal finance is the amount of money which is raised by the business from inside the organization, using the internal sources like the retained profit, like selling some of the assets which are not useful for the business organization, and reducing the stock, reducing the working capital. It is better to manage the working capital in cash format, so we should have less opportunity cost of investment. Sources of finance: whenever the business do not find the internal sources, then the other option, the next option would be the external. You need to go for external sources of finance. External sources of finance, the simplistic, the money which is raised by the firm from outside the organization. इस एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को हम तीन हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, बिकॉज इंटरनल सोर्सेज, बिकॉज ये है कि वो आपका, क्योंकि एक पर्सनल फाइनेंस था तो उसको आपको डिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है. इंसान का या जो बिजनेस का अपना मनी है वो उसको यूज़ कर सकता है व्हेन एवर द बिजनेस वांट. और उसको सबसे बड़ा जो बेनिफिट इंटरनल सोर्सेज का ये है, दैट इज़ नॉट एक्चुअली अ लायबिलिटी, इट इज़ नॉट अ रीपेबल अमाउंट ऑफ मनी, नॉट बी रीपेबल टू एनीवन. तो ये इसलिए उसको डिसाइड किया जाता है, यूज़ किया जाता है, और लेकिन उसकी इतनी केयरफुली डिवीजन करने की ज़रूरत नहीं आती होती, बिकॉज वी डू नॉट नीड टू रीपे दिस अमाउंट ऑफ मनी टू एनीवन एल्स. इसके बाद जब हम एक्सटर्नल सोर्सेज की तरफ आते हैं तो हम इसको डिवीजन इसलिए करते हैं, उसकी वजह ये है क्योंकि ये एक ऐसा सोर्स ऑफ फाइनेंस है जो हम आउटसाइड से रेज करते हैं. मोस्टली ये वापस करना होता है, या ये मोस्टली शेयर होल्डर्स की इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में होता है. तो ड्यू टू दैट एक्सटर्नल नेचर हमें इसकी केयर करना है, इसको वापस करना है, या इसको एक डिपॉजिट के तौर पे कंसिडर करना है. शेयर होल्डर्स का पैसा है या ये डेट कैपिटल यानी लोन का अमाउंट ऑफ मनी है. इसीलिए we divided that sources of finance into three categories: short term, medium term and the long term. शॉर्ट टर्म को सबसे पहले डिफाइन किया जाता है और इसकी फॉर्म्स को देखा जाएगा कि शॉर्ट टर्म की फॉर्म्स क्या हैं आपके पास. शॉर्ट टर्म अमाउंट ऑफ मनी विच इज एक्चुअली रेज्ड by a business for the use of 1 year. Mostly this amount of money is used to pay off डे टू डे एक्सपेंसेस, यूटिलिटी बिल्स. शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस की नीड को पूरा करने के लिए जो सोर्स ऑफ फाइनेंस आप रेस करते हैं, ये एक्सटर्नल शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस होगा. एंड अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, दैट हैज़ टू बी रीपेड विद इन 1 year. अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसमें फ्लेक्सिबल है, इसमें 1 year या 2-3 years तक जो है इसमें एक्सटेंडेबल शॉर्ट टर्म को किया जा सकता है. ज़्यादा जो कॉमनली बात की जाती है, जब बिजनेस स्टडीज़ की मुख्तलिफ बुक्स को देखा जाता है तो उसमें डिफरेंट फ्लेक्सिबिलिटी आपको नज़र आती है. लेकिन जो कॉमनली अगर आप देखें तो जो शॉर्ट टर्म नीड्स हैं वो तकरीबन वही नीड्स होती हैं जो 1 साल के अंदर अंदर बिजनेस को किसी फाइनेंस की ज़रूरत है और उस फाइनेंस को रीपे करने की ज़रूरत है. और क्लियरली इसमें एक सेंटेंस भी ऐड किया गया जो क्लियरली बता रहा है कि इसकी ड्यूरेशन दैट शुड बी 1 year. कि जो शॉर्टेजेस ऑफ कैश फ्लो है शॉर्ट रन में, वो इसकी नीड को पूरा करने के लिए एक्सटर्नल शॉर्ट टर्म को रेज किया जाता है. तो ये भी एक इंडिकेशन है इस बात को आइडेंटिफाई करने की कि जो शॉर्ट रन की जो ड्यूरेशन है वो 1 year के अकॉर्डिंगली है. इसके बाद कुछ इसके मेथड्स की तरफ आ जाते हैं. बैंक लोन और बैंक ओवरड्राफ्ट, ये दो फॉर्म्स हम पढ़ेंगे. लोन हम मिडिल और लॉन्ग टर्म में पढ़ेंगे, जबकि शॉर्ट टर्म में बैंक ओवरड्राफ्ट, ओवरड्रॉ से ये वर्ड निकला. द बैंक एक्चुअली लोन प्रोवाइड करता है शॉर्ट टर्म नीड के लिए, दैट यू हैव टू पे रीपे विद इन 1 year. ओवरड्रॉ बैंक अकाउंट फ्रॉम द डिपॉजिट दैट यू सबमिटेड इनटू द बैंक. बैंक में जो अमाउंट ऑफ मनी है उसको ओवरड्रॉ किया जाता है बाय राइटिंग द चेक विद द हायर वैल्यू देन द बैलेंस इन इट.
फॉर एग्जांपल अगर एक बिजनेस के अकाउंट में 50,000 है और उसको 100,000 रिक्वायर्ड है, तो जो चेक लिखा जाएगा वो 100,000 का होगा। 50,000 उसकी पर्सनल अमाउंट होगी और 50,000 बोरिंग की अमाउंट होगी जो कि बैंक लैंड करेगा, ओवरड्रॉ करेगा। इस चेक को बैंक मैनेजर से पहले प्रूव करवाना होगा, दैट इज बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द बिजनेस एंड द बैंक। नॉर्मली बैंक ओवरड्राफ्ट उन बिजनेसेस को इजीली प्रोवाइड किया जाता है जो दैट बिजनेसेस व्हिच हैव क्रेडिट रेटिंग, क्रेडिट हिस्ट्री अलोंग विद द बैंक। तो जो ओल्डर रिलेशनशिप्स के बिजनेस हैं, इसमें एक ड्रॉबैक ये भी डिस्कस किया जाता है कि माइट बी new businesses are not be able to get the bank overdraft because they do not have the personal relationship with the bank, they do not have the credit history। ये मॉर्गेज नहीं है, यानी ये लोन जो है वो किसी भी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट आप नहीं ले रहे, ये शॉर्ट टर्म नीड को, ज़रूरत को पूरा करने के लिए आपने रेज किया और शॉर्ट टर्म में ही इसको रीपे करना है। नॉर्मली बताया गया है इसके एडवांटेजेस में कि दैट इज़ यूज टू पे द शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस, शॉर्ट टर्म नीड को पूरा करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। मंथ टू मंथ आप ले सकते हैं इसको, चंद दिनों के लिए भी लिया जा सकता है जितनी आपको ज़रूरत है। समटाइम डेटर और क्रेडिटर में डिस्टेंस होता है, क्रेडिटर पहले जो है वो मांग रहा है और डेटर जो है उसकी डेट बाद में है, लाइक 20 डेज़ का गैप है, लेकिन क्रेडिटर्स आपको फोर्स कर रहा है सप्लायर आपका कि पेमेंट की जाए। तो वो जो 20 डेज़ का गैप है, ऑब्वियसली डेटर जो 20 डे के बाद आपका कस्टमर आपको पे करेगा, तो उस 20 डेज़ के गैप को ओवरड्राफ्ट आप वक्ती तौर पे बैंक से ले सकते हैं और सप्लायर को पे कर सकते हैं। ड्रॉबैक इसका इंटरेस्ट रेट्स, ऑब्वियसली बैंक जो है वो अपना इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा और किसी भी वक्त शॉर्ट टर्म में ओवरड्राफ्ट को रीपेएबल के लिए मांग सकता है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट इज़ अ शॉर्ट टर्म अमाउंट ऑफ मनी, बोरिंग मनी जो कि आप बैंक से लेते हैं। ये शॉर्ट टर्म में पहली ऑप्शन बताई जाती है। द फैक्टरिंग ऑफ डेट, सबसे पहले ये देखना होगा हु इज़ द डेटर। डेटर्स बेसिकली द कस्टमर्स, डेटर हमारे कस्टमर्स हैं हु बॉट द गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट बेसिस, और एक फाइनेंशियल प्रॉमिस करके चले जाते हैं कि जी इतने दिन के बाद हम आपको जो गुड्स एंड सर्विसेज आज हम बाय कर रहे हैं और इतने अरसे के बाद, इतने डेज के बाद एक डेट दे दी जाती है कि वो आपको रीपे कर देंगे। अब ये बिल्कुल डेटर क्रेडिटर को मैनेज करने वाली बात है कि आपको कुछ एक्सपेंसेस को पे करना है एंड यू डू नॉट हैव द मनी, बिकॉज मनी जो है वो डेटर ने आपको पे करना है कुछ अरसे के बाद, कुछ दिनों के बाद। अब एक ऑप्शन तो ये है कि आप उस डेटर का वेट कर लें। उस ऑप्शन को अगर आप अडॉप्ट करते तो एक ड्रॉबैक है कि जो आपके रीसेंट ऑर्डर्स हैं करंटली जो आप रिसीव कर रहे हैं, उनको फुलफिल करने के लिए और उनके मटेरियल्स और कंपोनेंट्स को मैनेज करने के लिए यू कैन फेस द शॉर्ट फॉल ऑफ कैश। तो इसमें आपका ऑर्डर डिले हो सकता है अगर आप कस्टमर का वेट करते हैं। तो फिर एक सेकंड ऑप्शन बताई जाती है फैक्टरिंग ऑफ डेट या डेट फैक्टरिंग, सेलिंग द डेट टू द स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूट्स। ये स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूट डेट फैक्टरिंग इंस्टीट्यूट्स भी हो सकते हैं, ये बैंक्स भी हो सकती हैं, लीजिंग कंपनीज भी हो सकती हैं। ये आपके और आपके कस्टमर के दरमियान में एक श्योरिटी के तौर पे बिहेव करती हैं। आप अपने बैंक के पास जाएं और उनको बताएं कि आपका डेटर जो है वो 20 डेज़ के बाद आपको पे करना चाहता है। बैंक आज अगर आपको पे कर दे तो बैंक को 20 डेज़ के बाद कस्टमर पे कर देगा। बैंक आपको फौरी तौर पे वो अमाउंट इमीडिएट कैश यू कैन रिसीव। फ़ायदा ये है कि फौरी तौर पर बैंक से आपको पैसे मिल जाएंगे, लेकिन बैंक अपना 10% प्रॉफिट जो है वो कट करेगा, जिससे आपका 10% प्रॉफिट मार्जिन जो है वो रिड्यूस हो सकता है। ये ड्रॉबैक भी है, लेकिन बेनिफिट ये है कि जो आपके ऑर्डर्स जिनको फौरी तौर पे आप लेना चाहते हैं, अगर वो ऑर्डर्स जो हैं वो आप मिस कर जाते हैं तो हो सकता है कि उसका लॉस एक्सीड कर जाए इस 10% से। दैट यू हैव एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आप किस लॉस को कंसिडर कर रहे हैं, इस 10% लॉस जो कि डेट फैक्टरिंग में आपको नज़र आ रहा है, या उस 20-30% लॉस जो कि आपको उन रिसेंट ऑर्डर्स को ना एक्सेप्ट करने में फेस किया जा रहा है। यू कैन यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नाउ। डेट फैक्टरिंग इमीडिएट कैश रेस करने के लिए यूज़ किया जाता है और इसका ये आपको इमीडिएटली जो है रिस्पॉन्स करता है। डेट फैक्टरिंग इंस्टीट्यूट्स या बैंक्स आपको इमीडिएटली रिस्पॉन्स करते हैं। ऑब्वियसली आप यू डू नॉट रिसीव, डज नॉट रिसीव 100% ऑफ वैल्यू। ऑब्वियसली जो डेट फैक्टरिंग इंस्टीट्यूट है वो अपना बेनिफिट
फाइनेंशियल बेनिफिट तो ऐड करेगा, दैट फाइनेंशियल बेनिफिट इज डिस्काउंटिंग द डेट। वो डिस्काउंटिंग अप्लाई करेगा 5%, 7 और 10%। इट्स अप टू द बैंक, इट्स अप टू द लैंडिंग इंस्टीट्यूट्स, लीजिंग कंपनीज के वो क्या डेट फैक्टरिंग का रेट आपसे चार्ज करेगा। ये शॉर्ट टर्म की दूसरी ऑप्शन हो गई, फैक्टरिंग ऑफ डेट। एंड द थर्ड वन, ट्रेड क्रेडिट। इसके लिए पहले जैसे आपने डेटर को समझा, सप्लायर को प्लीज समझिए। द सप्लायर्स आर द पीपल हु प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज ऑन कैश और क्रेडिट बेसिस। आज हम जिसकी बात करने जा रहे हैं वो सप्लायर होगा जिससे हमने क्रेडिट किया है। दैट वी बॉट द गुड्स एंड सर्विसेज बट पे ऑन लेटर। हमने एक फाइनेंशियल प्रॉमिस किया और उस फाइनेंशियल प्रॉमिस को कुछ अरसे के बाद, लाइक 30 डेज का फाइनेंशियल प्रॉमिस है कि हम आज गुड्स एंड सर्विसेज को, कंपोनेंट्स को आपसे बाय कर रहे हैं, लेकिन जो उसकी पेमेंट है सप्लायर को हम 30 डेज के बाद करेंगे। अब 30 डेज गुजर चुके हैं और यू नीड सम स्मॉल अमाउंट ऑफ कैश टू फुलफिल द शॉर्ट टर्म नीड्स। बहुत सारी ऑप्शन अभी आपने पढ़ी, बैंक ओवरड्राफ्ट बहुत अच्छी ऑप्शन पढ़ी आपने, आपने फैक्टरिंग ऑफ डेट। एक ट्रेड क्रेडिट भी है कि आप सप्लायर को फ़ोन कॉल करते हैं और उससे थोड़ा डिले मांग लेते हैं, लाइक 30 डेज़ का या 15 डेज़ का जो डिले है वो आप उससे रिक्वायर करते हैं। दिस इज़ वन, अ बिजनेस डिलेज पेइंग इट्स सप्लायर। इसका बेनिफिट ये है कि बिजनेस के पास अगर आपका सप्लायर आपको अलाउ कर देता है मोर 15 डेज या मोर 30 डेज आपको अलाउ कर देता है, तो आपके पास एक बड़ी अच्छी ऑप्शन है कि आप उस कैश को फर्दर यूटिलाइज कर सकते हैं। ये इतनी अच्छी ऑप्शन मानी जाती है कि ये बैंक से लोन लेने से भी बेहतर मानी जाती है, ये फैक्टरिंग ऑफ डेट से भी अच्छी मानी जाती है। उसकी वजह ये है कि क्योंकि इसमें इंटरेस्ट नहीं है और उतनी ही अमाउंट आपने आज पे करनी है, उतनी ही अमाउंट आपने 15 या 30 डेज जो आपने फर्दर इन्हांस की हैं विद द एग्रीमेंट ऑफ द सप्लायर, उसकी कोई एक्सेसिव ओवर पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। इसीलिए कहा गया है बेनिफिट में, इट इज़ ऑलमोस्ट एन इंटरेस्ट फ्री लोन दैट इज़ ऑफर्ड बाय द सप्लायर टू द बिजनेस। आप उसको यूज़ करें और जो नेक्स्ट फाइनेंशियल प्रॉमिस है उसको ज़रूर फुलफिल करें। ये जो ट्रेड क्रेडिट वाली ऑप्शन बताई गई है इसकी साथ ही एक लिमिटेशन भी बताई गई है। जब ट्रेड क्रेडिट कोई भी बिजनेस यूज़ करता है तो बड़ा केयरफुली यूज़ करना होता। उसकी वजह यह है कि बेसिकली इट develops the relationship between the business and the supplier, or it destroys the relationship between the business and the supplier. ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। वो बिजनेसेस जो फ्रीक्वेंटली इस चीज़ की हैबिट बना लेते हैं कि वो ट्रेड क्रेडिट बहुत ज़्यादा यूज़ करना शुरू हो जाते हैं और फिर उनका सप्लायर जो है वो ट्रस्ट लूज़ कर जाता है और एक वक्त आता है कि शायद वो फर्दर गुड्स एंड सर्विसेज को क्रेडिट ना करे, वो आपको कैश पे फोर्स करना शुरू कर दे, वो आपको डिस्काउंट ऑफर ना करे, वो आपकी डेडलाइंस को मीट ना करे, उसकी एफिशिएंसी जो है स्लो हो जाए। और इस एफिशिएंसी का जो स्लो डाउन क्यों हुआ, वजह ये क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा ट्रेड क्रेडिट्स को यूज़ किया। जैसे कि ड्रॉबैक में क्लियरली बताया जा रहा है कि द सप्लायर में रिफ्यूज़ टू प्रोवाइड द लोन और रिफ्यूज़ टू प्रोवाइड द फर्दर सप्लाईज। और अगर आप बार बार ट्रेड क्रेडिट्स को बहुत ज़रूरत पड़ने पे यूज़ करना चाहिए। तो शॉर्ट टर्म आपने 3 सीखी आज बातें। बैंक ओवरड्राफ्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसमें बैंक के अकाउंट को ओवरड्रॉ किया गया। उसके बाद डेट फैक्टरिंग ऑफ डेट, जिसमें आपने अपने डेटर की जो अमाउंट है किसी इंस्टीट्यूट से अर्लियर रिसीव कर ली, 100% की बजाय थोड़ा सा कम होकर डिस्काउंटिंग अप्लाई किया। और ट्रेड क्रेडिट में आपने क्लियरली ये देखा कि आपने सप्लायर से पेमेंट को डिले किया और उस कैश को कुछ अर्से तक आप यूज़ कर सकते हैं। फाइनेंशियल प्रॉमिसेस की जो फुलफिलमेंट है उसकी इम्पोर्टेंस इसमें हमेशा एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप भी बहुत ज़रूरी हैं। ट्रेड क्रेडिट को बहुत ज़रूरत पड़ने पे यूज़ किया जाता है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज़ कॉल्ड द मीडियोकर मीडियम टर्म फाइनेंस। सबसे पहले इसकी ड्यूरेशन को डिसाइड किया जाता है कि the amount of money which is raised by the business for in between 3 to 10, but it has flexibility। मतलब ये है कि अगर 3 to 10 है या 1 to 10 है, 1 to 5 भी हो सकता है, 1 to 7 भी हो सकता है। 1 to 5 भी हो सकता है, 1 to 7 भी हो सकता है। इट हैज़ एक्चुअली
some amount of flexibility. Normally अगर being a teacher अगर आप मुझसे इसका एडवाइस लेते हैं कि जो मीडियम टर्म की फाइनेंसिंग है उसको कितना सजेस्ट किया जाता है, तो मैं आपको इसको एडवाइस करूँगा कि ये 1 to 10 ईयर जो है, 1 से लेके 10 साल के दरमियान में जो भी कैश आप रेज करते हैं उसको ये कहा जाता है मीडियम टर्म फाइनेंसिंग। इसकी क्लियरली एक्टिविटी भी हम यहाँ पे पढ़ लेंगे कि ये किस मकसद के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे बिल्कुल आपने शॉर्ट टर्म फाइनेंस जो कि 1 साल के लिए सजेस्ट किया गया था और उसमें आपने उसका यूज़ भी, एप्लीकेशन भी यूज़ की थी कि वो शॉर्ट टर्म नीड को, एक्सपेंसिव यूटिलिटी बिल्स या कोई शॉर्ट टर्म नीड है सप्लायर्स की पेमेंट को यूज़ किया गया था। मीडियम टर्म फाइनेंसिंग जो है ये भी मैं आपको यहाँ पे इजीली बता दूं कि हर वो एसेट, फिक्स एसेट की बात हम कर रहे हैं, हर वो एसेट जिसकी लाइफ मीडियम टर्म होगी, यानी 1 से 10 साल। आप कोई मशीन लेते हैं, आप कोई कंपोनेंट या कोई फर्नीचर बाय करते हैं जिसकी लाइफ 1 से 10 साल है। इस एसेट को बाय करने के लिए जिसकी मिडिल टर्म लाइफ है, आप मीडियम टर्म फाइनेंस को क्या करेंगे, रेस करेंगे। नॉर्मली इसकी एप्लीकेशन बताई गई है कि ये मशीनरी और व्हीकल के लिए यूज़ किया जाता है, और स्पेसिफिकली मैंने आपको ये भी साथ अटैच किया है कि वो मशीनरी या वो व्हीकल जिसकी लाइफ 10 ईयर्स के साथ हो। मीडियम टर्म फाइनेंसिंग कैसे और कहाँ से रेज की जा सकती है, अब हम आगे चलते हैं। इसमें सबसे पहले आपको पता चलेगा बैंक लोन। अब आप देखिए कि बैंक ओवरड्राफ्ट और बैंक लोन, ये 2 चीज़ें आज हमने सीखी हैं। ओवरड्राफ्ट शॉर्ट टर्म था, मॉर्टगेज या प्रॉपर्टी की जो आपको कुछ गिरवी नहीं था रखवाना पड़ता, वो आपकी गुडविल और आपके पुराने रिलेशनशिप पे मिलता था। बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द मीडियम टर्म बैंक लोन। दिस इज द अमाउंट विच यू बोरो फ्रॉम द बैंक for the use of 1 to 10 years, 3 to 10 years. तो मीडियम टर्म के लिए, but this considered to be a mortgage loan, that you have to submitted some of the property document to bank in order to take the loan, receive the loan from the bank. मीडियम टर्म फाइनेंसिंग ये सिक्योर लोन माना जाता है बिकॉज एक्चुअली इसमें बैंक सिक्योर है। इफ़ यू डू नॉट रीपे दैट अमाउंट ऑफ मनी, तो बैंक हैज़ अ राइट टू सेल योर प्रॉपर्टी। वो कोर्ट में अप्लाई करेगा और उसके पास ये हक होगा कि वो आपकी प्रॉपर्टी को, मॉर्टगेज वाली प्रॉपर्टी को सेल आउट कर सकता है टू रिकवर द पेमेंट ऑफ लेंडिंग। एडवांटेजेस ऑब्वियसली इसको वेरी किया जा सकता है 1 से लेकर 10 साल तक। आप 3 इयर्स के लिए 4, 5, 6, 7 अप टू 10 इयर्स तक आप इसको अकॉर्डिंग टू नीड आप ले सकते हैं। इस तरीके से भी आप इसको मैनेज कर लेंगे। अगर एक व्हीकल की लाइफ है 7 साल, तो आप 7 साल की लीजिंग इंस्टॉलमेंट्स प्लान कर लेते हैं बैंक के साथ। 7 साल तक आप उसको पे करते रहते हैं और 7 साल के बाद वो व्हीकल वैसे ही अकाउंटिंग की नज़र में डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट जो है उस पर अप्लाई हो जाता है। स्क्रैप वैल्यू या डेप्रिशिएट, यूजफुल लाइफ का कॉन्सेप्ट जो है वो अकाउंटिंग में कॉमनली डिस्कस किया जाता है। और ये भी बताएगा कि बैंक लोन जो है वो लार्ज फर्म्स को ज़्यादा इजीली मिल जाता है बिकॉज दे हैव द रेपुटेशन। ये भी मैं आपको बताता जाऊँ कि बैंक लोन हर उस बिजनेस को इजीली मिल सकेगा दैट बिजनेस हैव सिक्योरिटी टू सबमिट। तो इसलिए इसमें ये एडवांटेज ठीक है, लार्ज फर्म्स की गुडविल और रेपुटेशन कंपैरेटिवली ज़्यादा है, लेकिन बेसिकली बैंक लोन के लिए मॉर्टगेज आपके पास ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो है तो ये इजीली अरेंज किया जा सकता है, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ड्रॉबैक बिल्कुल कॉमन है, इंटरेस्ट रेट्स इसको आपको पे करना पड़ेगा। और सिक्योरिटी कलेक्ट्रल यानी मॉर्टगेज दैट यू हैव टू सबमिट टू द बैंक इन ऑर्डर टू मेक बैंक लोन मोर सिक्योर। ये बैंक का बेनिफिट है, आपका भी बेनिफिट है, लेकिन आपकी प्रॉपर्टी रिस्क में चली जाती है इफ़ यू डू नॉट पे ऑन टाइम। रीपेमेंट जो है वो लाजमी है, रीपेमेंट नहीं होगी तो बैंक के पास ये राइट होगा कि वो उस प्रॉपर्टी को सेल आउट कर सकता है। ये मीडियम टर्म की फर्स्ट ऑप्शन थी। हायर परचेज एंड द लीजिंग सेकंड और थर्ड ऑप्शन की तरफ आ रहे हैं हम। दोनों मिलती जुलती आपको नज़र आएंगी। सबसे पहले मैं आपको इसके लिए एक टर्म इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, पार्शियल पेमेंट। फुल पेमेंट एंड द पार्शियल पेमेंट, पार्ट पेमेंट कुछ भी कह सकते हैं। जैसे कि एक इलेक्ट्रॉनिक में फॉर एग्जांपल एक बिजनेस है, वो कुछ मशीन्स को बाय करना चाहता है। एक इंडिविजुअल जो है वो अपने घर के लिए फ्रिज को बाय करना चाहता है। दैट पर्सन डू नॉट हैव द फुल अमाउंट ऑफ मनी। 100,000 का वो फ्रिज है जो कि वो एक साथ बाय नहीं कर सकता।
फुल पेमेंट लम्प सम वो बाय नहीं कर सकता, तो उसके लिए फिर दूसरी ऑप्शन होती है पार्ट परचेज, कि वो उसको इंस्टॉलमेंट में कन्वर्ट कर दे और पार्ट में पार्शियल पेमेंट यानी पार्ट में परचेज करे, दैट इज कॉल्ड द पार्ट पेमेंट। तो आज हम इसी को बात करने लगे। whenever you the business bought the machinery, vehicles, equipments, plants, तो एक ऑप्शन ये है कि आप फुल अमाउंट ऑफ मनी पे करें और उस एसेट को बाय कर लें। बट इफ द बिजनेस डू नॉट हैव द रिक्वायर्ड फुल अमाउंट ऑफ मनी, तो फिर दूसरी ऑप्शन है पार्ट पेमेंट, हायर परचेज और लीजिंग। हायर परचेज में उस फिक्स एसेट को जिसकी लाइफ 1 से 10 साल है उसको इंस्टॉलमेंट में बाय किया जाएगा, अलाउज द बिजनेस टू बाय फिक्स एसेट, बाय करने जा रहे हैं ओवर अ लॉन्ग टाइम पीरियड, और पे क्या करेंगे उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट, जिसको आम जुबान में हम यहाँ पे लीजिंग बोलते हैं, लेकिन असल उसका बेसिकली वर्ड हायर परचेज है। लीजिंग इज समथिंग एल्स। आम जुबान में हम कहते हैं हमने गाड़ी को लीज करवा लिया, ऐसा कहना चाहिए कि हमने गाड़ी को हायर परचेज करवा लिया। लीज का वर्ड जो है वो उसकी सेंस बिजनेस के अंदर इससे थोड़ी सी डिफरेंट है। मकसद वो भी पार्ट पेमेंट है, ये भी पार्ट पेमेंट है, लेकिन इसमें जो वर्ड को हाईलाइट किया गया है वो है बाय, वो है परचेज। एट द एंड ऑफ द टेन्योर, जब 7 साल का या 5 साल का अरसा जो कि इंस्टॉलमेंट का अरसा कंप्लीट होगा, दैट यू विल बिकम द ऑनर ऑफ दैट पर्टिकुलर एसेट। आपने खरीदने के लिए उसको किया है। ऐसा ही है कि वो इंडिविजुअल जिसने फ्रिज लिया और वो 3 साल तक पेमेंट करता रहा, 3 साल के बाद वो उसका परमानेंटली ऑनर बन जाएगा। दैट वी आर टॉकिंग अबाउट दी हायर परचेज। इसके एडवांटेजेस ये हैं कि आपको लम्प सम नहीं पे करना पड़ेगा, लार्ज सम अमाउंट ऑफ मनी बिजनेस के पास नहीं है कि वो 10 लाख की मशीन खरीद सके, तो वो उसको इंस्टॉलमेंट में 10 महीनों की इंस्टॉलमेंट में ले ले, या 20 मंथ्स की इंस्टॉलमेंट यानी हर महीने वो 50,000 दे, तो 20 महीने यानी 1 साल से कुछ कम अरसे, 2 साल से कुछ कम अरसे में उसकी इंस्टॉलमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगी। अब इसमें एक ड्रॉबैक ऐड किया जाता है कि अगर एक एसेट जो 10 लाख रुपए का एक मशीन, बट व्हेन यू बॉट दैट मशीन और इक्विपमेंट ऑन इंस्टॉलमेंट, दैट द कंपनी, जो बैंक्स हैं, जो कंपनीज हैं, जो लीजिंग कंपनीज हैं, लैंडिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, ये एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे, बिकॉज वो कह रहे हैं कि हम क्योंकि आपको वेट कर रहे हैं, तो उसमें 10 लाख की बजाय अगर आप इंस्टॉलमेंट में बाय करते तो फिर वो एसेट जो है वो 11 का होगा, और वो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ मनी जो इंटरेस्ट के तौर पे आपको पे करना होगा। अगर आपके पास 10 लाख है तो आप अभी परचेज कर लें, इफ़ यू डू नॉट हैव द फुल अमाउंट तो फिर आप इंस्टॉलमेंट पे चले जाएं, लेकिन इंस्टॉलमेंट में आपको कुछ अमाउंट ऑफ मनी ज़्यादा देना होगी। ये बिल्कुल ऐसे ही है, एक इंडिविजुअल अगर कार बाय करता है तो वो 15 लाख रुपीज़ की है, ऑल्टो फॉर एग्जाम्पल, अब अगर वो उसको इंस्टॉलमेंट पे बाय करता है तो वो 15 की नहीं है, बल्कि उसमें उसको कुछ एक्सेसिव अमाउंट ऑफ मनी पे करना होगा। तो ये इसका एक साथ में ड्रॉबैक को भी डिस्कस किया जाता है। इसके बाद लास्ट ऑप्शन बताई जाती है, आज की लास्ट ऑप्शन जो है वो है लीजिंग। बिल्कुल वही है, पार्ट परचेज की हम बात करते हैं, पार्ट पेमेंट की, सॉरी अब मैं परचेज का वर्ड नहीं बोलूँगा, अब मैं वर्ड बोलूँगा इंस्टेड ऑफ बाय और परचेज की मैं वर्ड यूज़ करूँगा यूज़। लीजिंग एन एसेट अलाउ द फर्म टू यूज़, आप सिर्फ उस एसेट को इस्तेमाल करेंगे, किराए के तौर पे आप उसको इस्तेमाल करेंगे, और जैसे ही आपका और बिजनेस का लैंडिंग इंस्टीट्यूट का एग्रीमेंट खत्म होगा, आप वो एसेट उसका वापस कर देंगे। बिजनेस को उसको बाय करने की कुड नॉट टू परचेज द एसेट एट द एंड ऑफ द टाइम पीरियड। टेन्योर के एंड पे आपको उस एसेट को वापस करना है और आपको उसकी ऑनरशिप को एक्वायर करने की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप कोई एसेट किराए के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, उसकी मंथली किराया यानी लीजिंग पेमेंट का वर्ड आप पे करते रहते हैं और उस एसेट को आप यूज़ करते रहते हैं। यू विल नॉट बिकम द ऑनर, और ना आप ऑनर बनना चाहते हैं, ना रिपेयर एंड मेंटेनेंस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑब्वियसली अब आप देखें कि हायर परचेज ज़्यादा बेहतर है या लीजिंग ज़्यादा बेहतर है, दोनों के अपने अपने बेनिफिट हैं। दोनों का कॉमन बेनिफिट ये है कि लार्ज अमाउंट ऑफ मनी आपको नहीं चाहिए उसको बाय करने के लिए, और यही ड्रॉबैक है। उसमें ड्रॉबैक था इंटरेस्ट का, इसमें ड्रॉबैक ये है कि समटाइम लीजिंग, अगर आप एक फोटोकॉपियर आपने लीज करवाया हुआ, हो सकता है कि आप 3 साल में इंस्टॉलमेंट इतनी ज़्यादा पे कर देते हैं कि उतने का तो वो फोटोकॉपियर भी नहीं था, वो 60,000 का था, जबकि आपने उसको 90,000 3 साल में उसका किराया अदा कर दिया। ये एक ड्रॉबैक एग्जिस्ट करेगा, लेकिन दोनों के अपने अपने बेनिफिट्स हैं। लीजिंग की अमाउंट ऑब्वियसली कम होगी हायर परचेज से, वो इसलिए सामने नजर आ रहा है क्योंकि हायर परचेज में आपकी ऑनरशिप एक्वायरेशन थी एट द एंड ऑफ द टेन्योर। लीजिंग में आप ऑनरशिप नहीं एक्वायर करें, ये किराया होगा, रेंटल होगा, ये उसकी अमाउंट कम होगी, और ना आपको इसको खरीदना पड़ना है, ना आप खरीदना चाहते हैं, ना रिपेयर एंड मेंटेनेंस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो आज हमारा जो मेन टॉपिक था वो शॉर्ट टर्म
बैंक ओवरड्राफ्ट, ट्रेड क्रेडिट, फैक्टरिंग ऑफ डेट आपने देखा। मीडियम टर्म 10 साल के लिए, 1 से 10 साल के लिए बैंक लोन, मीडियम टर्म का मॉर्गेज लोन, हायर परचेज और लीजिंग। सो यू पीपल कैन आस्क द क्वेश्चन रिलेटेड टू द शॉर्ट टर्म एंड द मीडियम टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। अल्लाह हाफिज।